फिर कल में नया चैप्टर पढ़ा डेट की 14। देखना जरा कितना आ रहा है। चलिए अब देखिएगा, पुश पुल एम्पलीफायर में पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। इसके एडवांटेज बता रही हूँ, मेरिट्स, ठीक है, यानी गुड। मैं लिखवाऊंगी नहीं, सिर्फ मैं समझाऊंगी, ठीक है। गुड यानी मेरिट्स, और एक हम बताएंगे इसके डीमेरिट्स, ठीक है, दोष। सबसे पहले इसके गुण बता रही हूँ, देखिएगा। सबसे पहले बात क्या है, आप अगर सुनोगे तो जल्दी समझ आएगा, ठीक है। पुश पुल एम्पलीफायर के अगर मैं गुण और दोष की बात करूं, पुश पुल एम्पलीफायर में सबसे पहले गुणों के बारे में बताया। इसका सबसे पहले बड़ा मेरिट क्या है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमें पता है ग्रेटर एफिशिएंसी कैसे ज्यादा होती है। देखो इसमें क्या होता है, आपको चीज याद रखनी है। सबसे फर्स्ट वाली जो चीज है, फर्स्ट उसका गुण है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस लिए ज्यादा होती है कि इसमें जीरो सिग्नल कंडीशन में इसकी आउटपुट क्या होती है, जीरो, ठीक है। जबकि बाकी जो अगर आप एम्पलीफायर्स देखो क्लास ए क्लास बी, जीरो सिग्नल कंडीशन में वहां पे आउटपुट आपको मिलती रहती है, ठीक है। जीरो सिग्नल का मतलब है कि जब वहां पे कोई इनपुट अप्लाई नहीं है तो आपके लोड में कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका बाकी चीज में अभी तक जो हम जो पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता है, जीरो सिग्नल कंडीशन में भी आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। लेकिन जो आपका पुश पुल एम्पलीफायर है वो इस तरीके से डिजाइन है कि जीरो सिग्नल कंडीशन, इट मींस जीरो सिग्नल, मतलब सिग्नल क्या है, जीरो है। क्या सिग्नल, इनपुट सिग्नल। दैट मींस कि आपका जो इनपुट सिग्नल नहीं है तो वहां पे कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा। समझ आ गई मेरी बात। तो इसमें लिखा हुआ है जीरो सिग्नल कंडीशन में एसी इनपुट में, मतलब जब एसी इनपुट आपकी जीरो हो, मतलब जब आपका सोर्स कनेक्टेड नहीं है। समझ आ गई मेरी बात। जब आपका सोर्स कनेक्टेड नहीं है तब भी सर्किट में क्या होती है, डीसी करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो जिससे उसकी जो एफिशिएंसी होती है किसी भी सर्किट की एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, आपने कुछ भी इनपुट नहीं दी, आपने मेरे से कुछ कहा नहीं और मैं तभी तुम्हारी गुस्सा कर रही हूँ। तो जब आप कुछ कहोगे और तब मैं क्या करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि वैसे बोलना है। एक चीज मानो कि मैं अननेसेसरी तुम्हें डांटे जा रही, तो जब तुम मुझे कुछ कहोगे तब मैं आपको पलट के, अगर आप मेरे से गलत बोलोगे और तब मैं आपको कुछ कहूंगी, तब भी आप क्या लगेगी, तो मशीन बोलती है, तो उस बात का उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो आउटपुट क्या होगी, मतलब आपका टोटल जो एफिशिएंसी होगी कि मतलब आपने मुझे गलत बात कही और मैंने आपकी गलत बात पे आपको टोका, लेकिन मुझे कुछ क्या हुआ, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं सर्किट की, तो इसमें क्या है कि जब आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया तब भी आप कुछ लोड पे कुछ करंट आ रहा है, ठीक है। तो जब आप उस पर इनपुट अप्लाई करोगे तो कुछ करंट तो पहले से फ्लो कर रही है, कुछ वोल्टेज और करंट तो वहां पे क्या है, कुछ करंट तो वहां पहले से एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो उस केस में जो आपको एग्जैक्टली वैल्यू है आउटपुट की, पावर की, वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन हमारा जो पुश पुल एम्पलीफायर है जो क्लास बी से मिलके दे रहा है, जिसमें हम 2 ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, वहां पे आपकी जीरो सिग्नल कंडीशन, शून्य संकेत स्थिति में, मतलब जब इनपुट यानी एसी सोर्स जब वहां जीरो है, जब आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं की है, उस कंडीशन में वहां पे कुछ भी आउटपुट नहीं होगी। तो इससे आपके सर्किट की जो एफिशिएंसी है कि जब आप इनपुट अप्लाई करोगे तब आपके परफेक्टली आउटपुट आएगी, हमें पहली जो करंट होगी वो उसमें ऐड ऑन नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है आपको
मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलती है, मैक्सिमम आउटपुट पावर। सुनिए इसको सर सुन लीजिए, ऐसे समझ आ जाएगा। पुश पुल, जब भी वो पुश पुल कहेगा मतलब आप क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में बात करो, है ना, क्लास बी तो यूज किया आपने, ठीक है। तो आपका पुश पुल एम्पलीफायर में सिंगल हैंडेड एम्पलीफायर की अपेक्षा 4 गुनी अधिक पावर आपकी क्या होती है, आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है क्लास बी में, अब मेरी बात सुनो, पुश पुल एम्पलीफायर आपको किससे मिलकर बना है, क्लास बी से, आप समझिए समझिए, ठीक है। आपको पता है पुश पुल एम्पलीफायर किससे मिलकर बना है, क्लास बी, उसमें कौन सा क्लास यूज किया है, क्लास बी यूज किया है। क्लास बी क्या कहता है कि आपको जो आउटपुट मिलती है वो 180 के लिए मिलती है ना, लेकिन आपका जो यहाँ पे है पुश पुल एम्पलीफायर में, जो है पुश पुल एम्पलीफायर में जो आपकी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल रहा है फुल 360 के लिए। कैसे मिल रही है, क्योंकि आपने 2 क्लास बी एम्पलीफायर को यूज किया है। आपको पता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर की जो पावर होती है वो कितनी थी, पावर थी, यानी एफिशिएंसी जो थी वो कितनी थी, 50%, 25 से 50% के बीच, ठीक है। तो वहां पावर आपकी क्या थी, कम थी, ठीक है। लेकिन आपने क्लास बी पावर एम्पलीफायर में एफिशिएंसी बढ़ाई तो पावर भी बढ़ गई, तो वहां पे पावर आपकी जो एफिशिएंसी थी वो 2 गुनी हो गई, तो पावर भी 2 गुनी हो गई, हाँ या ना। तो आपका पुश पुल एम्पलीफायर है, उसमें आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप एक क्लास बी पावर एम्पलीफायर को यूज नहीं कर रहे हो, आप 2 क्लास बी पावर एम्पलीफायर को यूज कर रहे हो। तो आपकी जो एक क्लास बी को यूज करने से क्लास ए की अपेक्षा, क्लास ए की अपेक्षा अगर आप क्लास बी को यूज कर रहे हो तो एक तो वहां पे पावर डबल हो गई, पावर डबल हो सॉरी एफिशिएंसी डबल हो गई, तो मतलब आपकी पावर डबल हो गई। तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, पुश पुल एम्पलीफायर में 2 क्लास बी पावर एम्पलीफायर को यूज कर रहे हो, तो कितनी गुना पावर हो जाएगी, 4 गुना। अगर आप सिंगल हैंडेड क्लास ऐसे कंपेयर करो तो कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना पावर। काफी लिख, मैं आपको ये समझ रही हूं, आपको लिखना इतना ही है कि पुश पुल एम्पलीफायर में, पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर में आपको जो आउटपुट मिलती है वो दूसरे सिंगल हैंडेड पावर एम्पलीफायर की अपेक्षा यहाँ पे 4 गुनी पावर आपको मिलती है। मैं आपको इतना ही लिखा मिलेगा। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको समझ आना चाहिए कि मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसे मिल रही है। क्लियर है मेरी बात, यस और नो? नेक्स्ट उसके बाद है रिड्यूसेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये हार्मोनिक में जरा भी आपको समझना, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। देखो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, ठीक है। हार्मोनिक पता है क्या होते हैं, हार्मोनिक जो होता है जैसे कोई भी आपका साइन वेव होती है, ठीक है, अगर वो इनपुट जो है वो साइन वेव के अलावा किसी और शेप में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी और वजह से, जैसे आपका साइन वेव था, साइन वेव में ये प्रॉपर आपकी साइन वेव थी, ठीक है, अब पता लगा साइन वेव की जगह ये स्पाइक्स बन गए, ठीक है, ये स्पाइक्स बन गए, या वो साइन वेव से ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आपने तो इनपुट ऐसे अप्लाई की थी ना, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, वो क्या हो गई, ये साइन वेव में कन्वर्ट हो गई या कोसाइन वेव्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या होता है कि जब आपका जो आपने इनपुट अप्लाई की है, इनपुट, और ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब हार्मोनिक्स का, हार्मोनिक प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, सिंपल सी बात समझ लो। हार्मोनिक प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि आपने जो इनपुट अप्लाई की है, यानी साइन वेव, हमेशा साइन वेव अप्लाई करते हैं सोर्स से, कि जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो शेप है, जो वो वेव की जो शेप है, तो तरंग की जो प्रकार है, आकार जो है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की वजह से क्या होता है, उसकी तरंग में के आकार में परिवर्तन हो जाता है। समझ आई बेटा? और उस आकार के परिवर्तन की वजह से उसमें 2 प्रकार के हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, सम और विषम, इवन एंड ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, एक तो आपके सिस्टम, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसके जो इक्विपमेंट्स को आप बीजेटी यूज कर रहे हो, दूसरा क्या कारण हो सकता है कि उसमें आपका जो
आपको खुद पता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो खुद ही क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है। तो नॉन लीनियर लोड की वजह से भी आपका क्या होता है, शेप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि नॉन लीनियर डिवाइस की वजह से हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या जो आपके सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थायरिस्टर्स वगैरह जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, रेक्टिफायर्स, कंट्रोल्ड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एचसीआरस, थायरिस्टर्स, ये सब क्या है, ये सारे आपके क्या हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में, मतलब उसमें बीजेटीज को यूज को इंडस्ट्री एप्लीकेशन में हाई वोल्टेज में अप्लाई किया जाता है। आपको पता है अगर आपसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, जब सिंपल लो वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हम क्या कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल को क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज विद फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज विद फ्रीक्वेंसी, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या होगा, पावर, हाई पावर। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि जब आप क्या कर रहे हो, इस इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल में ले जा रहे हो, तो आपको पता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर का मतलब है हाई वोल्टेज, ठीक है। और उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आप उसमें किसको यूज कर रहे हो, ये बीजेटी कॉन्सेप्ट को यूज करो। लेकिन वहां पे जो बीजेटी जो ट्रांजिस्टर बनेंगे, जो डायोड्स आप यूज करोगे, वो डायोड आपके सिंपल डायोड नहीं होंगे, वो स्पेशली फैब्रिकेटेड डायोड्स होंगे। समझ आए मेरी बात? जैसे मैंने बताया कि पावर ट्रांजिस्टर में हम ट्रांजिस्टर को कैसे यूज करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हम जो यूज, सॉरी वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर में बताया था कि है ट्रांजिस्टर ही, लेकिन उसमें किसी के बेस को मोटा कर देंगे, किसी के बेस को पतला कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हार्मोनिक्स की बात आ रही है, जैसे आपका ये वाला है क्लास बी पावर पुश पुल एम्पलीफायर, तो आपको पता है कि इस पुश पुल एम्पलीफायर को हम कई जगह पे यूज करेंगे, हमारे सिस्टम्स में यूज करेंगे, अलग जगह यूज करेंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स में यूज करेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि हाई वोल्टेज में आप उसको यूज करोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो लोड कनेक्टेड है, अब वो लोड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। अब क्या कनेक्ट करोगे, आप माइक कनेक्ट कर दोगे, आप अपना फोन कनेक्ट कर दोगे, आप एलसीडी कनेक्ट कर दोगे, आप एलईडी कनेक्ट कर दोगे, ऐसे तो करोगे, ठीक है। तो उस केस में जो लोड है वो डिवाइस है, कौन सी है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है सॉलिड स्टेट में, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तभी तो जब भी हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का VI ग्राफ बनाते हैं, अभी तक आपने ओम्स लॉ में क्या देखा, जैसे मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ ऐसे कहता है, रेजिस्टर के लिए ऐसे ही होता है, ये बढ़ाया ना, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ाया, V प्रोपोर्शनल टू द I, और V बराबर I का, ये तो बड़ा ओम्स लॉ, यानी आपने वोल्टेज अप्लाई की, करंट आपके साथ साथ इंक्रीज करेगी, वोल्टेज कम करो तो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप इस केस की बात करो, आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ये ग्राफ तो याद होगा ना, क्या कर रहे हो, ये ग्राफ पढ़ा होगा, तो ये ग्राफ नॉन लीनियर तो हुआ कि आपने वोल्टेज तो बढ़ाया, वोल्टेज है 1 2, लेकिन 1 पे भी करंट क्या है 0, 2 पे भी क्या है 0, इस तरह से, मतलब 2 पे नहीं है, मतलब ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये 0.1 तक आपकी 1 वोल्ट आपने बढ़ाया, लेकिन आपकी करंट बिल्कुल नहीं बढ़ी, देख रहे हो। पर जैसे 0.7 के बाद में, जैसे इसको 0.7 कंसीडर करूं, 0.7 वोल्ट के बाद में, उसके बाद में सिलिकॉन के लिए बता दूं, उसके बाद में आपकी करंट क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, x तो बढ़ रहा है लेकिन y कुछ समय के बाद बढ़ रहा है, तो नॉन लीनियर ग्राफ है। और हमारे जो सिलिकॉन जर्मेनियम है वो क्या है, तुम क्या कर रहे हो फोन में, तो सर को एक नंबर भेजना है, तो बाहर जाकर भेज देते, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, समझ आ गया, क्लियर। तो आपके जो हार्मोनिक, अब हार्मोनिक से बनाएंगे किस वजह से, मैंने बता दिया कि लोड की वजह से हो सकता है, या आपने जो पल्सेस है, शॉर्ट पल्स हो, लॉन्ग पल्स ना हो, शॉर्ट पल्सेस, छोटे छोटे पल्सेस की वजह से, शॉर्ट पल्स की वजह से भी ज्यादा हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है। तो क्लास बी एम्पलीफायर में जैसे हम गुण में लिखा है, हमने ये लिखा है कि हमारा जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, इसमें हार्मोनिक समाप्त हो जाते हैं, या तो समी रहेंगे या विषम रहेंगे। तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्या करता है, आप 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, एक एनपीएन ऊपर एक एनपीएन नीचे, कॉमन एमिटर में, ऐसे करते हो ना। क्लास बी पावर पुश पुल एम्पलीफायर में क्या किया था, 2 ट्रांजिस्टर को यूज किया था, एक ऊपर और एक नीचे से मिलते हुए।
तो उसमें क्या होता है, एक 180 डिग्री प्लस रहता है तो एक 180 डिग्री माइनस रहता है, ऐसे ही होता है ना, एक पॉजिटिव हाफ में काम करता है, नेगेटिव हाफ में काम करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके सम हार्मोनिक्स जो है, क्योंकि एक बार अगर पॉजिटिव भी है तो नीचे वाले में नेगेटिव भी आएगा, तो उस वोल्टेज वेवफॉर्म में जितने भी हार्मोनिक्स हैं, इवन हार्मोनिक्स, सब हार्मोनिक्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। समझ आ गया मेरी बात, क्योंकि दोनों एनपीएन है, ठीक है, वो भी एनपीएन है ऊपर ट्रांजिस्टर, नीचे वाला भी एनपीएन है, एक पॉजिटिव हाफ के लिए काम कर रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए काम कर रहा है, एक में पॉजिटिव बी की वजह से करंट पास हो रही है, यानी पॉजिटिव आई, पॉजिटिव करंट एक में नेगेटिव हाफ की वजह से हो रही है, क्या होगी, नेगेटिव बी पी की इनवर्स वोल्टेज, और उसकी वजह से करंट क्या होगी, माइनस आई सी। तो उनकी वजह से जो करंट होगी, उस करंट के अंदर जो आपके हार्मोनिक्स होंगे वेवफॉर्म में, वो इवन हार्मोनिक्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो उसमें क्या बचेगी आपकी, सिर्फ विषम हार्मोनिक्स बचेगी। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि अगर विषम, देखिए एक बार तो ये है कि मैंने कहा कि पहले 1 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया, फिर 5 नंबर आया, फिर बीच में पता लगा 6 भी आ गया, तो या तो मैं इवन के टेंडेंस लूं या मैं ऑड के टेंडेंस लूं, तो कौन सी कंफर्टेबल है, या तो इवन की लूं या ऑड की लूं। इवन हार्मोनिक्स उसमें समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो ऑड हार्मोनिक्स है वो समाप्त नहीं हो जाते। तो वो क्या है, वो एक इक्वल शेप देगा, ठीक है, इक्वल शेप देगा, तो आपको वेवफॉर्म मिलेगी, या तो उसमें सम लीनियर जाएंगे या उसमें विषम मिलेगी। समझ आ गया मेरी बात, तो उसमें सम हार्मोनिक्स आएंगे। अगर आप टीएनपी को यूज करोगे एनपीएन की जगह, तो वहां विषम हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएंगे, वहां सम हार्मोनिक्स समाप्त होंगे। समझ आ गया मेरी बात, दैट्स। तो इसलिए ये इसका दूसरा और तीसरा बड़ा एडवांटेज हो गया कि इसमें हार्मोनिक्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। उसके बाद है रिपल्स, ये तो आप कर लोगे, इसे मैंने समझा दिया, ठीक है। डिमेरिट्स देख लो, 3-4 जो काम किया है बस वो देख लो। डिमेरिट्स क्या है, आपको हमेशा दो एक जैसे, जो आप पुश पुल एम्पलीफायर में जो आप दो ट्रांजिस्टर को यूज करके पुल एम्पलीफायर बना लो, तो पुश पुल एम्पलीफायर में की सारी कहानी जो गुण है वो तभी आएंगे अगर आपके जो दो ट्रांजिस्टर उसके अंदर यूज होने वाले हैं वो ट्रांजिस्टर बिल्कुल परफेक्टली मैच हो सकता। अगर वो परफेक्टली मैच नहीं है, अगर वो जो आपके दो ट्रांजिस्टर हैं अगर वो परफेक्टली मैच नहीं है, दो ट्रांजिस्टर परफेक्टली do not perfectly matched, उस केस में आपका ना तो एफिशिएंसी बेटर आएगी, ना आपको करंट बढ़िया मिलेगी, ना आपको वेव शेप, जैसे मैं बता रही थी उसमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स आपके उसमें प्रेजेंट है, जो आपकी वेव शेप को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। और उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आपके सिस्टम में अनवांटेड करंट फ्लो करेगी, क्या करेगी, अनवांटेड करंट, ठीक है। अनवांटेड जगह से वोल्टेज को क्या करेगी, ड्रॉ करेगी, सॉरी करंट को ड्रॉ करेगी। समझ आया मेरी बात। तो ये आपका क्या है, दोष है इसका। दूसरा दोष क्या है, सर्किट में आप दो इक्वल और अपोजिट वोल्टेज की आपको जरूरत पड़ती है, इसीलिए पुल एम्पलीफायर में इस प्रकार के वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए ड्राइवर स्टेज की आवश्यकता होती है। मतलब जो आपने ड्राइवर स्टेज लगाई है, ड्राइवर स्टेज कौन सी, जो ट्रांसफार्मर की थी इनपुट वाली एंड, जिसको हमने फेज स्प्लिटर कहा, सबसे फर्स्ट वाले एंड। जो मैं आपको समझा रही हूँ ना वो आपको डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ 2 लाइनें लिखी, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको अपना दिमाग यूज करो। अगर आप बुक में देखो और आप सोचो मिल जाएगा आपको, तब मिलेगा, आप उसे कनेक्ट करोगे। इधर से लिख दिया, लाइन लिख दी उसने, इसी तरह से एक लाइन यहाँ पे लिख दी, हाँ पर डिस्टॉर्शन समाप्त हो जाते हैं, सम विषम रह जाते हैं सब। तो मैं आपको समझा रही हूँ उसमें क्या सेंस है, तो सेंस को समझ लो ताकि मुझे आगे के लिए मेरे चैप्टर खत्म हो जाए। तो इसके अंदर क्या है बच्चे, आप इक्वल और अपोजिट, मतलब जैसे आप एनपीएन यूज कर लो, इक्वल ट्रांजिस्टर है, एनपीएन इधर है, एनपीएन इधर है, इक्वल है, ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, ये भी एनपीएन है और ये भी एनपीएन है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर देते थे, ठीक है, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करते थे, एक्सवाइजेड लोड जो भी है आपका, ठीक है। उससे पहले ट्रांसफार्मर आप यहाँ लगाते थे, ठीक है। ये तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता था, ठीक है। इस वाली स्टेज पुश पुल एम्पलीफायर और लोड के बीच में जो ट्रांसफार्मर लगाते थे
वो क्या करता था, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता था। और जो आपका पुश पुल एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर जो फर्स्ट स्टेज पे होता था, ये काम करता था फेज स्प्लिटर का, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट हमारी एक ही है और हमें दो ट्रांजिस्टर को क्या करना है, ड्राइव करना है। जब ये कट ऑफ रहेगा तो ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा, जब ये ऑन रहेगा तो ये कट ऑफ में रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब ये जब ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, यानी रिवर्स बाइस में रहेगा, और जब ये फॉरवर्ड बाइस में रहेगा तो वो रिवर्स बाइस में रहेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये दोनों एक टाइम पे ऑन होंगे, एक टाइम पे ऑफ होंगे, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। हमने क्या किया है, हमने उसको दो चीजों में बांट दिया। मैंने इसको दो चीजों में बांट दिया। कैसे बांट दिया, यहाँ पे मैंने फेज को, ये फेज ही तो है, पहला फेज दूसरा फेज। फेज का मतलब क्या होता है, फाइव, मतलब एंगल, ठीक है। तो ये जो फेज है, मैंने इस फेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक में तो पॉजिटिव जाए और एक नेगेटिव जाए। वो काम मैंने किससे किया था, ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ ये नहीं लगाते हो तो ये जो काम हम चाह रहे हैं वो नहीं करेगा। तो पॉजिटिव वो क्या करेगा, इनपुट आपने ये अप्लाई की है तो या तो वो ये दोनों ऑन रहेंगे, सिर्फ इसको एम्पलीफाई करते हैं। समझ आ रही है बात, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करना है कि इसमें फिर इसका ही खर्च बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको चीज समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चीज को समझो खाली। तो आप इसमें कह सकते हो कि इसमें ड्राइवर स्टेज एक नंबर ऑफ स्टेज आपकी इंक्रीज हो गई पुश पुल एम्पलीफायर, तो उससे आपका सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, और कॉस्टली हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो इस सर्किट के अंदर आपका एक ट्रांसफार्मर इनपुट पे लगा है, आउटपुट पे लगा। हमें पता है कि कॉपर बहुत महंगा है, तो एक तो सर्किट भारी हो गया, बल्कि हो गया, तो ट्रांसफार्मर जहाँ बनेगा सोच समझ के लगाना पड़ेगा, ठीक है। भारी हो गया और क्या कहते हैं, बहुत महंगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया। उसको दो लाइन से तीन टॉप उसमें बताया, अगर मैंने आपको उसको पूरा एक भी दे खत्म हो गया, ये वाला आपका खत्म हो गया, ठीक है। एक इसमें ये लिखा हुआ है वाई डू, इसे रब करो जरा सुशील जल्दी से। चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब नेक्स्ट जो है मेरा टॉपिक, मेरा वो ये है टॉपिक कि पुश पुल एम्पलीफायर में सम हार्मोनिक क्यों समाप्त हो जाते हैं। मैंने भी आपको ये तो बताया ना, इवन हार्मोनिक साथ में खत्म हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। तो देखो मैंने ये कहा कि मैंने इनपुट अप्लाई किया, उस इनपुट की जो साइनसॉइडल इक्वेशन है वो क्या है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, मैंने जो फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ, मैंने कहा कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या दिया, इनपुट अप्लाई किया। तो दो ट्रांजिस्टर लगे आपके, पहले ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट है वो IC1 किसके बराबर आएगी, IC1 sin ओमेगा t, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या आएगी, विपरीत ध्रुवता वाले है ना, एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव, क्या है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा ना भाई। एक पे ये ऑन हो रहा है 0 पे और 180 डिग्री पे ये ऑन हो रहा है, तो पाई का डिफरेंस नहीं आ गया, मतलब पाई डिग्री के बाद में आया ना। तो IC2 is equals to IC2 sin ओमेगा t प्लस पाई। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? इसमें कुछ कहानी ऐसे वाली नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ आया, ठीक है। सॉरी बेस करंट लिखना था, करेक्ट। अभी तो मैं इनपुट की बात कर रही हूँ ना भाई, ऐसे जा रहा है ना, ठीक है ना। हार्मोनिक तो ये समाप्त कर रहा है ना, वो लोड में थोड़ा ना, ठीक है। तो ये IB1, ठीक है बच्चे,
स्टैंडर्ड इक्वेशन यही तो होती है, v sin ओमेगा t, I Im sin ओमेगा t। तो ये लिखा मैंने IB sin ओमेगा t, या कह सकते हो आप, तो हम जानते हैं तात्क्षणिक समीकरणों की मान क्या होता है, I sin ओमेगा t। ठीक है, ठीक है। एक पे ये हो रहा है, एक बेस करंट इससे जा रही है, एक के इनपुट पे यहां से जा रही है, लेकिन यहां से ट्रांसफर कर रहा है आपको, समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? ऐसे तो नहीं ड्राइवर स्टेज समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ये दोनों आपने जोड़े हुए थे, यहाँ पे आपका कनेक्टर था, फिर से ट्रांसफार्मर था आपका, और यहाँ आपका लोड यही तो था। यस और नो, समझ आ रही है मेरी बात? सुशील समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर ये है, एक ट्रांसफार्मर ये है, एक आपका ये, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी IB1, यहाँ पे क्या जाएगा IB2। अब समझ आ रहा है क्या करें? फिर IC1 और IC2, समझ आ रहा है? क्लियर है नहीं? यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें आपके केवल विषम हार्मोनिक्स, तो हमें उसको जस्टिफाई करना है कैसे, ठीक है? तो हमें समझ में कैसे आ रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है वो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो अब जरा यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक ये आपने फेज स्प्लिटर लगाया है, ये पॉजिटिव हाफ के लिए हो रहा है और ये नेगेटिव हाफ के लिए हो रहा है, यानी कार्डिक है दोनों सेम, ये भी एनपीएन है और ये भी एनपीएन है, ठीक है? तो आपका पॉजिटिव हाफ पहला इसमें जाएगा और वन नेक्स्ट 180 पे ये होगा, ठीक है? तो कितने का डिफरेंस आएगा, पाई का डिफरेंस आ गया ना, ठीक है? तो यही लिखा है मैंने IB1 IB1 sin ओमेगा t और IB2 IB sin ओमेगा t प्लस पाई। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, समझ आ रही मेरी बात? जब आप हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करोगे, इसकी इक्वेशन लिखोगे, तो आपकी जो पहली इक्वेशन आ रही है IB1 IB sin ओमेगा t, ध्यान से सुनना, दूसरी आ रही है IB2 IB sin ओमेगा t प्लस पाई। ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि किससे मिलकर बनी है, डायोड से। डायोड कौन सी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सिलिकॉन या जर्मेनियम से। वो क्या होती है, नॉन लीनियरिटी, नॉन लीनियर है, ठीक है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स जितनी भी है जिसमें हम डायोड यूज करते हैं वो नॉन लीनियर है, ठीक है? नॉन लीनियर होने के कारण इसमें क्या होगा कि साइन इनपुट पे साइनसॉइडल देने के बाद भी इसमें क्या होगी, आउटपुट पर आपके हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो फंडामेंटल मूल, एक सम और एक विषम। और हमें ये पता है, समझ आ रही है बात? फंडामेंटल क्या है, I2, फिर I1, फिर I2, फिर I3, फिर I4, तो तो फंडामेंटल हो गया, ठीक है? I1 I3 I5 क्या हो गए, विषम हो गए, I2 I4 क्या हो गए, इवन हो गए। समझ आ गई मेरी बात? और हमें ये भी पता है कि जो हमारा एम्पलीफायर है, ठीक है, वो एम्पलीफायर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रवर्धक का काम कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो पुश पुल है उसका काम कर रहा है, क्या सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है। तो यानी वो क्या करेगा कि जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर नेचर के कारण, नॉन लीनियर के कारण और एक होने के कारण उसमें क्या होगा कि आपके जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होगा उस हार्मोनिक्स को भी क्या कर देगा, इतना बढ़ा देगा, उसके एम्पलीट्यूड को भी बढ़ा देगा। भाई आपने यहाँ पे I0 ये अप्लाई किया, साइन वेव, ट्रांजिस्टर क्या है, नॉन लीनियर है, जब वो यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको जो ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हार्मोनिक्स का मतलब आपकी वेव फॉर्म डिस्टॉर्टेड हो गई है, वेव फॉर्म जो है आपकी तरंग जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। डिस्टॉर्टेड होने का मतलब क्या हो गया, उसमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो गए। हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने का मतलब हो गया उसमें सम, विषम और मूल, फंडामेंटल और इवन और ऑड, कई तरह के क्या हो गए, विरूपण उत्पन्न हो गए, ठीक है? हार्मोनिक्स उत्पन्न हो गए, उस हार्मोनिक्स के कारण उसमें विरूपण उत्पन्न हो गया। तो क्या होगा, वो विरूपित वेव फॉर्म में तो एम्पलीफाई होगी ना। एम्पलीफायर का काम तो आयाम को बढ़ाना है, एम्पलीफायर का क्या काम है, आयाम को बढ़ाना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, तो उसने तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। अब वो सम है, विषम है, वो हार्मोनिक से उसको सम का बढ़ाना है। समझ आ रही है बात? देखिए, अरेखीय होने के कारण, एक तो ट्रांजिस्टर के अरेखीय होने के कारण और एक लोड जो कनेक्ट है, अगर वो भी नॉन लीनियर है तो आपका विरूपण होगा ही, पहली चीज। आगे मेरी बात समझ, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्लास बी एम्पलीफायर किस तरह से, मैंने आपको ये बताया सब कि वो जो विरूपण है उसको कम करता है,
क्लास B एम्पलीफायर, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो नॉन लीनियर है, निरूपण तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। और जो लोड कनेक्टेड है अगर वो भी क्या है ट्रांजिस्टर वाला, ये नॉन लीनियर डिवाइस है, आपने जो कनेक्ट किया है लोड, अगर वो भी अगर फोन है वो नॉन लीनियर डिवाइस ही तो है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से मिलकर बन रहा है, ठीक है। डायोड वायोड हम तो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस थोड़ा ना, तो वहां पे भी विरूपण उत्पन्न हो गई। तो अब आप ये देख रहे हैं कि विरूपण उत्पन्न होना तो निश्चित है। अब उसको क्लास B एम्पलीफायर मैंने घूम के लिखा है कि वो उसको कम कर देगा, तो हमें ये समझना है कि उसको कम कैसे कर देगा। तो मैंने आपको टेक्निकली तो बता दिया, अब हम इसको मैथमेटिकली बताएंगे, समझ आई मेरी बात। तो उसमें मैंने यहाँ पे तो खत्म हुई भी आई, हमने यहाँ पे लोड मान दिया कि लोड यहाँ पे लीनियर है, तो यहाँ की कहानी तो छोड़ दो, पहला तो विरूपण यहाँ से उत्पन्न होगा। तो पहले जो इनपुट आ रही है वो IB1, तो इसकी तात्क्षणिक वैल्यू समीकरण लिखो या इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखो। IB हम जानते हैं I = I sin ओमेगा t, वोल्टेज को V = V sin ओमेगा t, Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या था, करंट की वैल्यू क्या आएगी, इसकी लाइट इंस्टेंटेनियस कौन सी करंट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है IB1, तो IB1 I = IB1 sin ओमेगा t, ठीक है। सॉरी मैंने ना लिखा दिया, IB1 = IB sin ओमेगा t, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद क्या है IB2, ठीक है, IB sin ओमेगा t प्लस पाई, समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है बच्चों। चलिए अभी मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, वो कहाँ है इसको देखिए जरा, जो लाइन मैंने बोली कि ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियरिटी अरेखीय होने के कारण इनपुट के साइन वेव अप्लाई करने के बाद भी आउटपुट पर आपके हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, जो मूल आवृत्ति के, उच्च आवृत्ति के और निम्न आवृत्ति के हर प्रकार के होंगे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर Q1 Q2 की कलेक्टर करंट को हम कैसे दिखाएंगे, यानी ये तो आपकी इनपुट्स हो गई, ठीक है। पहली कलेक्टर करंट IC1 की वैल्यू, IC2 की, अब आप जरा इसको नोट कर लो सर साथ से, इसको लिखोगे आप अपने हिसाब से जो मैंने आपको बताया, IC1 में I0 प्लस I1 sin ओमेगा t, I2 sin 2 ओमेगा t, I3 sin 3 ओमेगा। ये आपने शायद मैथ्स में पढ़ा हुआ हो, मुझे नहीं याद है कि मुझे बीटेक का तो पता है, आपका नहीं पता। मैं भी समझा देती हूँ कैसे आएगा अगर नहीं समझ रहा। चलो बच्चों अब देखो, मैं समझा देती हूँ आपको। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो जल्दी से। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के वोल्टेज या करंट की क्या होती है, I बराबर IN sin है, ठीक है। हमें पता है कि हमने फेज स्प्लिटर लगाया है पुश पुल एम्पलीफायर में, जिसमें पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस IB1 करंट, दो करंट होगी, IB1 और IB2, ठीक है। पहली करंट है IB1 IB sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगी, IB2 IB sin ओमेगा t प्लस पाई, इस IB को हमने नाम दिया है मैक्सिमम करंट।
जैसे यहाँ पे IM नाम दिया है, ऐसे मैंने IB, क्योंकि वो जाके आगे ऐड हो गया, ठीक है। तो IB1 इसको, ये वाली बात समझ आ रही है सबको। उसके बाद हमने क्या किया, ये तो हमारी दो करंट्स होगी, अब हमारी कलेक्टर करंट क्या है, ठीक है। तो कलेक्टर करंट IC1, नोट यहाँ देख लो बच्चे, और ये करंट हो गया IC2। तो IC1 करंट क्या आएगी, I नोट साइन 0 ओमेगा टी, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम वहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल करंट क्या जाएगी, खाली I0, ठीक है। IC1 I नोट, फिर प्लस I1 साइन ओमेगा टी, फिर प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी, फिर I3 साइन ओमेगा 3t, फिर साइन I4 साइन 4 ओमेगा टी। इस तरह चलता रहेगा। इसी तरह क्योंकि आपको सारी लेनी है, सारे साइन ले, पहले 1 ओमेगा टी, पहले 0, फिर ओमेगा टी 1, फिर दूसरा चक्कर 2 ओमेगा टी, फिर तीसरा चक्कर 3 ओमेगा, ऐसे चलता चलेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर थर्ड साइन वेव, फिर फोर्थ साइन वेव, इस तरह से चलेगा। हाँ या ना। IC2 बराबर I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, जैसे मैंने इसके बारे में बताया। फिर क्या हो जाएगा, दूसरी साइन में 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई, फिर 3 ओमेगा टी प्लस 3 पाई। मतलब ऐसे चलता है ना बच्चे, ये ऐसे होता है ना। और इसको हमें पता है कि ये कैसे होता है, ये किसके बराबर होता है, आपके एक साइक्लिक वेवफॉर्म के बराबर होता है, मतलब इसके। तो पहला चक्कर दिस वन, पहले जब आप देखो यहाँ पे तो I0, फिर ओमेगा टी, फिर दूसरा चक्कर 2 ओमेगा टी, फिर 3 ओमेगा टी, फिर 4 ओमेगा टी। समझ आ गई मेरी बात, यस और नो, ठीक है। तो ये इसी को दिखा, समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद इसने क्या किया है कि आपने इसको ओपन किया IC2 को, अभी यहाँ छोड़ो, अभी यहाँ छोड़ो। I नोट प्लस I1 साइन, ये क्या है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला, तो साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो जब आप साइन ओमेगा टी cos पाई करोगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या जाएगा, I1 साइन ओमेगा टी cos पाई प्लस cos ओमेगा टी sin पाई, ऐसे ही आएगा, यस और नो। cos पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, ये वैल्यू क्या चलेगी, माइनस आती चली जाएगी, ठीक है। और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये वाला तो टर्म हमेशा 0 हो जाएगी हर एक में, सेकंड वाली टर्म। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 sin ओमेगा टी और cos पाई की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा, I नोट माइनस I1 sin ओमेगा टी, ठीक है बच्चे, यस और नो। फिर इस तरह दूसरे में चलेंगे, I2 sin 2 ओमेगा टी, फिर cos 2 पाई की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू क्या आती है, -1, cos 2 पाई की वैल्यू देखिए +1, फिर cos 3 पाई की -1, फिर cos 4 पाई की +1। समझ आ रही है बात। और सेकंड टर्म हर बार sin पाई की वैल्यू, sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हमेशा क्या रहेगा आपका, वो वैल्यू आपकी 0 होगी। डन है पूरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर आगे जब चले, I नोट माइनस I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin 2 ओमेगा टी, फिर से cos पाई के बाद cos 3 पाई आएगा जब, तो cos 3 पाई की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। डन हो गई मेरी बात, क्लियर है सबको। ये आपकी 4th 5th इक्वेशन होगी। उसके बाद में आपने इसमें क्या किया, आपने ये देखा, अब यहाँ पे देखिएगा, यानी लोड पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ देखो, लोड में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, IC1 प्लस IC2, ऐसे ही तो आएगी ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपकी IL बराबर दिखाया है, इससे कहा कि ये कोई I लोड करंट जो है प्रोपोर्शनल है IC1 प्लस IC2। अब ऐसे समझते हैं, मैंने यहाँ पे IC1 माइनस IC2 क्यों लिखा है, आप उसको समझिएगा जरा। IC1 में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे I नोट 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अभी देखिएगा, यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा, I1 sin ओमेगा टी अपोजिट है -I1 sin ओमेगा टी, फिर प्लस I2 sin 2 ओमेगा टी, फिर ये +2 sin I2 sin ओमेगा टी, फिर I3 sin ओमेगा टी। यानी इसमें हर बार ये तो कटता चला जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है, ये आपका हर बार ये नहीं कटेगा। एक मिनट, हमें क्या करना है, सुनो, हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है IL प्रोपोर्शनल टू द IC1 प्लस IC2 ऐसे लिख दूं मैं अगर, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आपकी वैल्यू 2 I नोट 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस कर दिया,
माइनस करने से क्या होगा कि आपका फंडामेंटल जो टर्म था करंट का वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि एक बार सुनो कि अगर मैं इसको प्लस करती हूँ, हम ऐसा समझते हैं कि इसको प्लस करती हूँ, तो प्लस करने पे क्या होगा 2i नॉट फिर प्लस करने पे 2i1 sin ओमेगा टी, नहीं ये वाला कट जाएगा आपका sin ओमेगा टी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, नहीं ये इसने गड़बड़ की हुई है, एक मिनट रुको, 2i नॉट i1, एक मिनट रुको, i1 sin ओमेगा टी, ये तो फिर प्लस हो जाएगा ना। मैम वो सही है, आई सी टू से माइनस कॉमन ले लिया तो निशान सारा। अरे एक मिनट जाओ, एक मिनट नहीं ये को नहीं, मैं वो नहीं कह रही कॉमन लेने की बात, कहाँ कॉमन लेना है, इसमें नहीं तो दोनों में लेना है ना, तो माइनस कर दो, ये बचेगा ना तो समान। हाँ ठीक है, देखिए बच्चे, देखो माइनस करेंगे, हम क्या चाह रहे हैं, या तो सम रहे या विषम रहे या सिर्फ फंडामेंटल रहे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो माइनस करते ये तो प्लस हो जाएगा, और जितने भी ये माइनस हो गया, जो प्लस था वो तो माइनस हो गया, और उसमें क्या होगा, आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा। पहली बात तो फंडामेंटल खत्म हो गया, ठीक है। उस समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहे हो। फिर i1 sin ओमेगा टी, i1 sin ओमेगा टी कितना, 2i1 sin ओमेगा टी, ठीक है। फिर आपका i2 sin ओमेगा टी, और ये हो गया माइनस कैंसिल, फिर क्या बचेगा i3 sin 3 ओमेगा टी, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2i3 sin 3 ओमेगा टी। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, यानी आपकी जो लोड की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 टाइम्स ऑफ क्या, i1 i2 i3, या आपकी वैल्यू क्या होती है 2i1 sin ओमेगा टी, ठीक है। फिर i3 sin ओमेगा टी, तो सिर्फ क्या बचा आपका, सिर्फ विषम बचा, और समझ आ गई मेरी बात, यानी का और बचा, तो उससे आपकी एक क्या बन जाएगी, लिनियरिटी बन जाएगी, आपकी रिएक्शन जो डिस्टॉर्ट हो रही है वो रिकवर्ड हो जाएगी। इसमें हार्मोनिक से प्रोड्यूस होंगे कि नॉन लीनियर है, हमारा ट्रांजिस्टर ही नॉन लीनियर है। हम उसको कैसे बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से दो ट्रांजिस्टर ले लो, अगर आप बोलो मैडम एक ट्रांजिस्टर होगा ही, क्लास बी की बात करो तो उसका हार्मोनिक सारे होंगे, वो वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट करेगा ही करेगा। तो पुश पुल एम्पलीफायर, क्योंकि आप दो ट्रांजिस्टर को अपोजिट में यूज कर रहे हो, तो इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, हार्मोनिक आपके समाप्त हो, समझ आ रही है, क्लियर है। ये आपका कहानी आपकी इसमें पूरी होगी, ठीक है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी देख लो, ज्यादा हो गया, लिखो फटाफट से। हाँ आ जाओ तुम लोग, बुक लेके आ जाओ। चलो एक चीज और देख लो, ये खत्म हो जाएगा। और हमारा चैप्टर हो जाएगा, जल्दी से देख लो। मैं 10 मिनट में टॉपिक ही पूरा कराऊंगी, अपन देते हैं बस टॉपिक ही पूरा, इसको जल्दी से रख लो। नेक्स्ट टॉपिक एक टॉपिक और पढ़ लो फिर चले जाओ, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, बहुत इजी है, फटाफट सामने लिखा बुक में मिल जाएगा। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर विरूपण, क्रॉस ओवर में पार करना, तब विरूपण कैसे कम होगा। भाई बहुत हमारी बात
थोड़ा बहुत रह रहा है वो स्टार्टिंग वगैरह ठीक है उनको बढ़ा दो तो 45 मिनट की हो गई।